इसके साथ ही बहुत एक अलग बात हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय श्री राम के नारे को जय सिया राम किया है। तो जय सिया राम किया है तो सिया पहले आ गई हैं, तो पहले हमारा जरूरी था कि हम पहुँचे उस जगह पर जहाँ सीता माता का जन्म है। अब इसके आगे की चर्चा हम करेंगे कि आखिर सीतामढ़ी जब हम पहुँच ही गए हैं तो सीतामढ़ी के किस विधानसभा से शुरुआत करें, ये भी प्रश्न आपके मन में जरूर होगा कि आखिर शुरुआत हम कहाँ से करें। तो सीतामढ़ी का जो सबसे पहला विधानसभा है, सीतामढ़ी लोकसभा के अंतर्गत आने वाला वो विधानसभा है परिहार। उन्होंने साफ कहा है कि मैं नेता नहीं बेटा बनकर के काम करूंगा और विकास क्या होता है मैं जमीन पे करके दिखाऊंगा। महागठबंधन ने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था, उसमें से गायत्री देवी एक मजबूत स्तंभ के रूप में सामने आई थी और उन्होंने वैसे शख्स को हराया था, रामचंद्र पूर्वे को, जो लगातार बिहार की राजनीति के एक बड़े धाड़ा के रूप में जाने जाते थे और करीबी थे लालू प्रसाद के। लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, कांग्रेस सब मिलकर के रामचंद्र पूर्वे को नहीं जिता सकते। ये इसलिए इस परिहार का महत्व बहुत ज्यादा है। आरजेडी के लिए प्राइड वाली सीट है और इस प्राइड वाली सीट पर आरजेडी ने एक ऐसे शख्स को चुन करके लाया है जो इस बार उम्मीदवार के रूप में संभावित है कि वो शख्स आएगा जब लालू प्रसाद पहली बार चारा घोटाले में अभियुक्त रहते हुए उनको जेल जाने की जरूरत महसूस हुई थी। तो उस समय राबड़ी देवी को उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया था और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाते समय एक शख्स ने उनके साथ मंत्रालय का शपथ लिया था, वो उसी क्षेत्र से परिहार से डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे। इसलिए मैंने इसको चुना है कि लोगों की यादें ताज़ा कर दूं कि रामचंद्र पूर्वे वो शख्स थे जो सबसे ज़्यादा करीबी थे और एक लंबे समय तक उन्होंने बिहार प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी का पदभार ग्रहण अब होगा महाभारत। नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका भारत लाइव में। आपने पिछले सीरीज़ में देखा था, हम लोगों ने मुंगेर के बारे में बात की थी। हमने मुंगेर के बारे में बहुत ही विस्तार से बात की थी। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में हमने बहुत ही विस्तार से बात किया था। आज हम सीतामढ़ी के बारे में जानेंगे। सीतामढ़ी वैसे तो कहा जाता है कि जानकी का बर्थ प्लेस है और यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानने लायक हैं। इस क्षेत्र के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत ही पेचीदा है, इसलिए हमारे बाबा ने इस क्षेत्र को चुना है। तो आइए जानते हैं कि आज हम कौन से विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। बाबा, आज हम कौन से विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे? प्रिया, सबसे पहले तो आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया कि हम क्यों आखिर सीतामढ़ी की तरफ रुख किए हैं। जानकी बहुत चर्चा में है। जी बिल्कुल। माता सीता जो भी बिहार से जुड़ा हुआ है उसकी आस्था जरूर है। इसके साथ ही बहुत एक अलग बात हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय श्री राम के नारे को जय सिया राम किया है। जी। तो जय सिया राम किया है तो सिया पहले आ गई हैं, तो पहले हमारा जरूरी था कि हम पहुँचे उस जगह पर जहाँ सीता माता का जन्म हुआ। अब इसके आगे की चर्चा हम करेंगे कि आखिर सीतामढ़ी जब हम पहुँच ही गए हैं तो सीतामढ़ी के किस विधानसभा से शुरुआत करेंगे, ये भी प्रश्न आपके मन में जरूर होगा कि आखिर शुरुआत हम कहाँ से करेंगे। तो सीतामढ़ी का जो सबसे पहला विधानसभा है, सीतामढ़ी लोकसभा के अंतर्गत आने वाला वो विधानसभा है परिहार। फिर आप पूछेंगे कि परिहार क्यों? जी बिल्कुल, क्वेश्चन यही है कि परिहार ही क्यों, क्योंकि इसके अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, वो हम उनमें से सीरीज वाइज क्यों नहीं चूज करेंगे, हम लोग परिहार से क्यों? इसके साथ ही परिहार को चुनने का कारण तो मैं बताऊंगा ही, इसके साथ एक और इसमें ट्विस्ट है। जी। एक ट्विस्ट ऐसा है कि एक विधानसभा ऐसा है इसमें जो सिर्फ सीतामढ़ी नहीं, शिवहर में भी आधा हिस्सा उसका आता है, हम उसको भी इसमें लेंगे। सिर्फ 6 नहीं, हम 7 विधानसभाओं की चर्चा करेंगे और 7 विधानसभाओं में मैं आपको बता दूं कि परिहार चुनने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि आपको याद होगा कि खास करके जब लालू प्रसाद पहली बार चारा घोटाले में अभियुक्त रहते हुए उनको जेल जाने की ज़रूरत महसूस हुई थी, तो उस समय राबड़ी देवी को उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया था जी।
और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री पर की कुर्सी पर बैठाते समय एक शख्स ने उनके साथ मंत्रालय का शपथ लिया था, वो उसी क्षेत्र से आते थे, परिहार से, डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे। इसलिए मैंने इसको चुना है कि लोगों की यादें ताज़ा कर दूं कि रामचंद्र पूर्वे वो शख्स थे जो सबसे ज़्यादा करीबी थे और एक लंबे समय तक उन्होंने बिहार प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी का पदभार ग्रहण किया है। वर्तमान स्थिति वहाँ की क्या है, तो वर्तमान में वहाँ गायत्री देवी भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग एमएलए हैं। अब आपको बता दें कि 2015 की स्थितियाँ हम बता रहे हैं। 2015 में जब इतना बड़ा लैंडस्लाइड विक्ट्री हुआ था, महागठबंधन ने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था, उसमें से गायत्री देवी एक मजबूत स्तंभ के रूप में सामने आई थी और उन्होंने वैसे शख्स को हराया था, रामचंद्र पूर्वे को, जो लगातार बिहार की राजनीति के एक बड़े धड़ा के रूप में जाने जाते थे। बहुत करीबी थे लालू प्रसाद के। लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, कांग्रेस सब मिल करके रामचंद्र पूर्वे को नहीं जिता सकी। ये इसलिए इस परिहार का महत्व बहुत ज़्यादा है। आरजेडी के लिए प्राइड वाली सीट है और इस प्राइड वाली सीट पर आरजेडी ने एक ऐसे शख्स को चुन करके लाया है जो इस बार उम्मीदवार के रूप में संभावित है कि वो शख्स आएगा। लेकिन इससे पहले हम आपको कुछ चर्चाएं करके बताते हैं। हमारे पास जो आंकड़े हैं उस आंकड़ों में ये बता रहा है कि यहाँ मतदाताओं की संख्या जो है वो 2,85,000 के आसपास है। आप समझ सकते हैं कि 2,85,000 में जो जीत हार का आंकड़ा था वो बहुत बड़ा नहीं था। 4,000 के आसपास मतों से जीत हार हुआ था, जहां जीतने वाले को लगभग 41% मत मिले थे, वहीं हारने वाले को 38% मत, मतलब 2 पॉइंट कुछ का अंतर था। आप समझ सकते हैं कि अंतर कितना बड़ा और छोटा होता है। चुनाव में छोटी छोटी बातें भी बहुत ज़्यादा मायने करती हैं। कहीं तो ऐसा भी आपने देखा होगा कि 100-200 से भी विधानसभा की जीत हुई हार हुई है, यानी कि कांटे की टक्कर थी। और कांटे के टक्कर में इस बार ये विधानसभा और ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है कि इस बार चुनावी मैदान में उतरने वालों में घमासान ज़बरदस्त है। सबसे बड़ा घमासान तो नीतीश कुमार ने पैदा कर दिया है। परिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के, जैसा कि पहले भी मैंने बताया आपको कि भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में ये सीट है। अब आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार का ध्यान पूरी तरह से उन सीटों पर है जहां वो समझते हैं कि इस बार हम पलट देंगे बाजी। रामचंद्र पूर्वे का हारना इस बात को दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं जनता के मन में परिवर्तन की बात आई थी और वहां भारतीय जनता पार्टी का जीत हार का आंकड़ा बहुत कम था। ये तो सीट शेयरिंग के फार्मूला के तहत सीट रामचंद्र पूर्वे को जानी ही थी, चूँकि पहले से भी वहाँ थे वो। अब स्थिति यह है कि नीतीश कुमार ने वहाँ अपने लिए एक मजबूत स्तंभ खोज लिया है। आप लोगों ने सभी ने लगभग रितु जायसवाल का नाम सुना होगा। आप खास करके महिला है तो रितु जायसवाल के बारे में जानती होंगी। सिहवानी पंचायत की मुखिया हैं, पति उनके बड़े अधिकारी हैं। उन्होंने प्रण किया था कि वो ज़मीनी स्तर पे लोगों की सेवा करेंगी। अब वो रितु जायसवाल जो है काफ़ी नेम फेम कमा चुकी हैं। अक्सर बाढ़ में आपने देखा होगा राहत बांटते हुए, महिलाओं को ट्रेंड करते हुए, ये सब करते हुए उन्होंने आखिर नीतीश कुमार का दामन थाम लिया और उनकी इच्छा है कि अब इसी परिहार विधानसभा से वो चुनाव लड़े। तो ये संभावित उम्मीदवार हैं। ऐसी स्थिति में गायत्री देवी के विरुद्ध, एक महिला के विरुद्ध महिला उम्मीदवार को जदयू वहाँ प्रमोट करना चाहता है और ये लड़ाई बहुत बड़ी होगी। निश्चित रूप से किसी भी कीमत में अपनी जीती हुई सीट भारतीय जनता पार्टी छोड़ना नहीं चाहेगी। गायत्री देवी का ग्राफ भी बहुत कमज़ोर नहीं है। हालांकि उन पर कई तरह के बातें हैं कि वो सदन में बातें नहीं उठाती हैं, क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो गया है, ये सब बातें होती हैं। लेकिन उसमें भी जो बातें मैं बता रहा था कि आरजेडी ने एक बहुत ही मजबूत उम्मीदवार और दावेदार को वहाँ के लिए चुन लिया है। उस मजबूत और दावेदार का नाम है जेपी राय। जेपी राय का नाम हम इसलिए बता रहे हैं कि जेपी राय एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए उन्होंने जिस तरह से ज़मीनी काम किया है, जिस तरह से लोगों के साथ उनका व्यवहार रहा है, हर जगह जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई वहाँ वो काफ़ी प्रभावशाली रहे हैं। आम जनता के साथ उनका जुड़ाव, आम जनता के साथ सामंजस्य बहुत बेहतर रहा है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो जनप्रतिनिधि हैं। बिल्कुल। माने
जो हमारी जानकारी है, जो हम जानकारी इकट्ठा किए हैं, हमारी सर्वे टीम ने और हमारी साइबर टीम ने जो जानकारियां इकट्ठा की हैं, लोगों से मिले हैं, हमने सर्वेक्षण किया है, सर्वे किया है, हमने पब्लिक ओपिनियन लिया है, उसके आधार पर जो बातें हमारे सामने आ रही हैं, उसमें सबसे मजबूत अगर कोई दावेदार माना जा रहा है तो जेपी राय माना जा रहा है। जी। सिटिंग विधायक से भी ज़्यादा लोग उनको चाहते हैं, जहाँ जाते हैं क्षेत्र में उनके लिए भीड़ इकट्ठी हो जाती है। उसका कारण है कि उन्होंने रिटायरमेंट से पहले एक अभियान शुरू किया था, अपन माटी अपन लोग। क्षेत्रीय लोगों के लिए, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। ज़मीनी स्तर पर जितना काम उन्होंने किया है अपने क्षेत्र के लिए, एक प्रतिष्ठित परिवार से भी आते हैं, राजनीतिक फैमिली भी उनकी रही है, बचपन से उनकी ललक थी, वो मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, पहलवानी किया करते थे। जब पुलिस में जाने की बात हुई तो जैसा कि हमारी जानकारी है, जो हमने इकट्ठा किया है, लोगों से पूछा है, तो उनके पिताजी ने कहा था कि कहाँ इस सब चक्कर में पड़ रहे हो, चुपचाप से पहलवानी करो, गाय भैंस पालो। क्योंकि यादव फैमिली से आते हैं और अच्छे परिवार से भी आते हैं, तो नौकरी की क्या ज़रूरत है। लेकिन इनके मन में एक श्रद्धा सी, इनके मन में एक ललक था कि वो एक प्रशासनिक अधिकारी बन करके एक नया अपने नाम के साथ साथ प्रशासन का चेहरा बदलें। और उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी के रूप में बेहतर काम किया है। कई जगह उनकी पोस्टिंग हुई, जहाँ जहाँ झारखंड से लेकर के बिहार तक जहाँ भी उनकी पोस्टिंग हुई, आज भी उनके शुभचिंतक, समर्थक और उनके व्यवहार से लोग हैं वो उनके तरफ आकृष्ट नजर आते हैं। क्षेत्र में भी स्थिति यही है, जैसे जाते हैं इनको बुला करके आरजेडी ने इन्हें तैयारी करने की बात कही है। और जेपी राय एक मजबूत दावेदार और उम्मीदवार के रूप में हैं। इनका सीधे तौर पे कहना है कि नेता नहीं बेटा हूं। जी। उन्होंने साफ कहा है कि मैं नेता नहीं बेटा बन करके काम करूंगा और विकास क्या होता है मैं जमीन पे करके दिखाऊंगा, ये प्रण है उनका। इसके अलावा अभी और भी लोग हैं, जैसे हमने आपको बताया ऋतु जायसवाल का, वो भी ज़बरदस्त ताल ठोक रही हैं। और इस बार इससे ज़्यादा, आरजेडी से ज़्यादा, महागठबंधन से ज़्यादा अगर कहीं बवंडर उठेगा, झमेला उठेगा, बवाल होगा, तो ये आप मान के चलिए गायत्री देवी और ऋतु जायसवाल के बीच में होगा, यानी भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में ये बड़ा घमासान होने वाला है। ऋतु जायसवाल हो सकता है कि अगर नीतीश कुमार पिछड़ जाए वहाँ की सीट अपनाने में, तो हो सकता है ऋतु जायसवाल निर्दलीय भी उम्मीदवार हो सकती है। लेकिन एक बात तो पक्का नज़र आ रहा है कि जिस तरह का वहाँ का तासीर है, जलवायु है, वहाँ का पॉपुलेशन है, उस हिसाब से निर्णायक जो है वो फैसला यादव समाज ही करता है। और ख़ास करके जेपी राय की बात अगर करें तो बाकी सब के साथ साथ जेपी राय की एक विशेषता ये है कि हर वर्ग के लोग इनको एक अलग नज़र से देखते हैं, अलग तरह से प्यार करते हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस तरह से उन्होंने अपनी छवि बनाई है, जिस तरह से अपना चेहरा उन्होंने रखा है, उस हिसाब से लोग इनको बहुत कहते हैं। हालांकि टक्कर कमज़ोर नहीं होगा। गायत्री देवी ऑलरेडी हैं, गायत्री देवी पर एंटी इनकम्बेंसी लागू होनी है, क्योंकि जिस तरह का हमारा सर्वे आ रहा है उसमें गायत्री देवी पर कई तरह के लोगों में विचार आ रहे हैं कि बाढ़ के समय में उन्होंने नहीं किया, चमकी बुखार के समय में नहीं किया। इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि जो कोरोना संकट था उसमें भी उन्होंने उस तरह से काम नहीं किया जिस तरह से एक जनप्रतिनिधि को करना चाहिए, नज़र नहीं आती हैं। ये सब उन पर आरोप लग रहे हैं। लेकिन ऋतु जायसवाल और जेपी यादव में कड़ा टक्कर देखते हुए हम ये कर रहे हैं, सामने नज़र आ रहा है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे अभी उम्मीदवार हैं। संजय कुमार का भी नाम बहुत तेज़ी से आ रहा है। इसके बाद आपको बता दें कि सरिता यादव भी इसमें नज़र आ रही हैं। बीएसपी वहाँ से चुनाव लड़ेगी। बीएसपी अपने हो सकता है कि पुराने कैंडिडेट को भी कंटिन्यू करे, क्योंकि इस बार जो है बीएसपी 243 सीटों पर लड़ने के लिए बात कर रही है। इसमें आपको एक जजपा पार्टी आ गई है, वो भी अपने उम्मीदवार को उतारने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार अगर महागठबंधन में 3 दलों के अलावे, जो ये 3 दल आरजेडी के साथ जुड़े हुए, इसके अलावे अगर वाम दलों का भी समर्थन आ जाता है तो कहीं ना कहीं लड़ाई बहुत कांटे की होने वाली है। और सीता के इस धरती पर जिस तरह से सीता स्वयंवर हुआ था और अलग अलग राज के राजा आए थे, अंत में सीता राम को मिली थी। जेपी यादव, और आप समझ सकती हैं कि यहाँ तो स्वयंवर सीता का था और इस बार स्वयंवर नहीं, इस बार चुनावी जंग है। और इस चुनावी जंग में जो वहाँ की जनता है वो क्या फैसला करती है ये तो चुनाव के वक्त पता चलेगा। लेकिन एक बात निश्चित नज़र आ रही है कि सकारात्मक विचार के साथ जो इस क्षेत्र में उतरेगा, जो लोगों को समझाने में सक्षम होगा, वो उम्मीदवार निश्चित रूप से यहाँ जीतने की स्थिति में होगा। हम इस सर्वे रिपोर्ट के साथ साथ एक बार फिर से
हर क्षेत्र का जो एक विस्तृत फैसला लेकर के अंतिम सर्वे जो लेकर के आएंगे, ये सर्वे हमारा अभी वर्तमान स्थिति पर है, जबकि महागठबंधन और एनडीए का स्वरूप तय नहीं हुआ है, उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है, संभावितों की बात हम कर रहे हैं। और इन संभावितों में ये जो नाम हमने बताया है, ये 3 नाम तो पक्का है कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चौथा, पाँचवां, छठवां जो है वो भी हो सकते हैं। लेकिन टक्कर की बात जब अगर करें तो गायत्री देवी और ऋतु जायसवाल में सबसे बड़ा टक्कर सीट लेने का पहले है, उसके बाद कोई भी जेपी राय से फरियाने के लिए आएगा। रामचंद्रपुर में इस बार चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, ये पूरी तरह से मान के चलिए कि आरजेडी ने स्पष्ट कर दिया। उनकी उम्र भी हो गई है और हो सकता है तो वो मार्गदर्शक मंडल में चले जाएं या उन्हें और भी कोई जिम्मेवारी दी जाए। लेकिन इस बार बहुत ही मजबूत और सशक्त उम्मीदवार आरजेडी हर क्षेत्र में देने वाली है जहाँ जहाँ वो चुनाव लड़ेगी। इसमें सबसे मजबूत उम्मीदवार के रूप में अपन माटी अपन लोग का नारा बुलंद करने वाले जेपी यादव कहीं ना कहीं एक मजबूत उम्मीदवार और धड़ा के रूप में, इनके नाम पर कोई संशय संदेह नहीं नज़र आ रहा है। जो हमारी बातें पार्टी के लोगों से भी हुई है उसमें भी ये बात साफ नज़र आ रहा है। इन सब बातों को लेकर के एक बात तो तय है कि जहां एनडीए में झमेला है वहीं महागठबंधन स्पष्ट है और सभी मिल करके हर वर्ग, हर जाति, हर पार्टी के लोग जेपी राय का समर्थन करेंगे, क्योंकि जेपी राय सबके प्यारे हैं जी। ये स्थिति है जी। कहीं ना कहीं एक महिला उम्मीदवारों का लाने के पीछे जदयू का एक वजह ये भी हो सकता है कि यहाँ महिला मतदाताओं की संख्या जो है वो बाकी सारे विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से ज़्यादा है। यहाँ पुरुष की बात करें तो 52% है, तो महिला वहीं पे 47% है। तो कहीं ना कहीं ये वजह हो सकती है कि बिल्कुल आप सही कर रही हैं कि जहां बहुत लंबा चौड़ा अन्य विधानसभाओं में हमने देखा है, जो सर्वे के दौरान देख रहे हैं, वहां इस क्षेत्र में महिलाओं का ज़्यादा प्रतिनिधित्व नजर आ रहा है और सशक्त महिलाएं हैं। यहाँ सबसे बड़ा चीज़ जो जेपी राय और अन्य लोगों से हमारी बातचीत हुई, ऋतु जायसवाल से भी जो हमारी समय समय पर बातें हुई हैं, गायत्री देवी से हमने बात करने का प्रयास किया, उनके पति से हमारी बातचीत हुई, लेकिन इन सब के बीच में वो जिस तरह से अपनी बातों को डिफेंड नहीं कर पा रही हैं, इससे इतना तो लगता है कि महिला होते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने जो काम नहीं किया है वो जेपी राय ने किया है, ऋतु जायसवाल ने किया है। और ये पक्का लग रहा है इस बार एकदम, मैं बहुत मतलब अपने सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से कह रहा हूँ कि ये टक्कर जो है ऋतु जायसवाल वर्सेस जेपी राय होने वाली है। ये तो इतना साफ सुथरा नज़र आ रहा है। कारण है उसका कि जिस तरह से आरजेडी ने पूरी तरह से मजबूती के साथ ये कर दिया है, ये साफ लगता है। अगर हम बात करें जेपी राय और ऋतु जायसवाल की, तो जेपी राय एक जनप्रतिनिधि के रूप में आ रहे हैं, और ऋतु जायसवाल की बात करें तो वहाँ महिला वोटरों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से भी हो सकती है ये चीज़ें। तो कहीं ना कहीं जदयू इन वजहों से भी वहाँ पे ऋतु जायसवाल को उतार रही है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो मैंने बताया कि ऋतु जायसवाल के लिए सबसे पहला वो जो हर्डल होगा, बैरियर पार करना होगा, वो बैरियर पार करना है उनको टिकट के लिए। और जहाँ तक मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ये सीट नहीं छोड़ेगी। अगर ये सीट नहीं छोड़ती है तो जेपी राय के लिए थोड़ा सा आसान जरूर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जैसा कि बाबा ने कहा कि थोड़ी सी मुश्किल और थोड़ा सा पेचीदा तो ज़रूर है, लेकिन ये विधानसभा क्षेत्र बहुत ही हॉट सीट बनने वाला है। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में भी जानकारियाँ दे सकते हैं, या फिर हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।